डिज़ाइन ऑफ कॉलम की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इजी टाइप का प्रॉब्लम होता है, बहुत ही रटा रटा स्टेप्स आपको करना है और थोड़ा सा दिमाग अगर आप ध्यान में रखोगे, इसे दिमाग लगाओगे तो ये आपसे बन जाएगा। तो देखो अगर मैं बता दूं कि डिज़ाइन का जनरल जो स्टेप्स होता है, तो डिज़ाइन आपको जो है वो एक हो सकता है कि लोड दे दिया गया हो, मोमेंट दे दिया गया हो और ग्रेड दे दिया गया हो कंक्रीट का और स्टील का, और आपको पूरा डिज़ाइन करना है। एक उस टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं। और जो दूसरा टाइप का प्रॉब्लम होता है कि ग्रेड भी दिया गया हुआ है, आपको लोड भी दिया गया हुआ है और परसेंटेज ऑफ स्टील भी दिया गया हुआ है और आपको चेक करना है कि वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो ये दो टाइप के मेनली आपको प्रॉब्लम मिलेंगे। सो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, एक जो जनरल स्टेप्स है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसी हिसाब से जो है वो आपको प्रॉब्लम के हिसाब से रिएक्ट करना होगा और अपना आंसर देना होगा। तो सबसे पहले आपको एक्सियल लोड, मोमेंट, ये सभी ग्रेड, ये सभी लिख देना होगा, अपना नोट डाउन कर लेना है। फिर आपको इसेंट्रिसिटी चेक करनी है और मिनिमम इसेंट्रिसिटी अगर आप जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि ये IS 456 का कोडिंग प्रोविज़न है। और अगर क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि आप इसेंट्रिसिटी अवॉइड कर सकते हो, तो इन दैट केस आप जो है वो उसे नेगलेक्ट कर देना। फिर जो है वो हम लोग को एरिया निकालना होता है। अब एरिया जो है वो हम लोग क्यों निकालते हैं, ताकि हम लोग उसका डायमेंशन डिसाइड कर पाएँ। लेकिन अगर प्रॉब्लम में आपको डायमेंशन भी दिया गया हुआ है तो ये एरिया निकालना आपको नहीं पड़ेगा। फिर जो है वो आपको अगर बाई एक्सियल मोमेंट दिया गया, मीन्स 3 टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है। एक सिर्फ जो है वो एक्सियल लोडिंग है, दूसरा बाई एक्सियल, तीसरा यूनी एक्सियल। तो ये तीनों टाइप में जो है वो सबसे इजी होता है यूनी मीन्स एक्सियल वाला, सिर्फ एक्सियल वाला, और उससे थोड़ा सा हार्ड होता है बाई यूनी एक्सियल, और सबसे हार्ड है बाई एक्सियल। लेकिन आप जो है वो बाई एक्सियल वाले को यूनी एक्सियल के तरह से जो है वो कन्वर्ट करके आप बना सकते हो। फिर आपको जो है वो इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा PU/FC के BD, MU/FC के BD स्क्वायर और PU/FC के आपको निकालना होगा। वहाँ से AST आप निकाल लेंगे। AST आपको निकल जाएगा तो आपको नंबर ऑफ़ बार्स निकालना होगा और आपको फिर जो है वो जो आपने प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से आपको कैपेसिटी चेक करनी होगी कि क्या मेरा जो कॉलम मैंने डिज़ाइन किया है वो सेफ़ है लोडिंग के लिए या नहीं है। और उसके बाद इंटरेक्शन रेशियो निकालना होगा जो कि कंबाइंड बेंडिंग और एक्सियल के लिए है, और लैटरल टाइज का डिज़ाइन, और फिर डिटेलिंग। तो ये जो है वो कंप्लीट स्टेप है और इसमें जो है वो फार्मूलाज़ आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ फार्मूलाज़, और इसमें आपको चार्ट ये सभी दिया जाएगा। तो वो आप चार्ट से जो है वो स्टील का ये सभी रिइंफोर्समेंट निकाल सकते हो। तो देखो, अब जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया गया हुआ है तो इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। और एक और प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा जो कि कॉलम का मैंने लिया हुआ है। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम है और एक ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम मैंने लिया हुआ है जिसमें आपको स्टील चेक करना है कि क्या वो सफिशिएंट स्टील प्रोवाइडेड है या नहीं। लेकिन दोनों में बेसिकली मीन्स प्रोसीजर सेम ही है। तो देखो यहाँ पे देखो आपकी जैसे साइज दिया गया हुआ है आपको कॉलम का, तो आपको एरिया ये सब नहीं निकालना है। ओके, PU दिया गया हुआ है, यानी कि एक्सियल लोडिंग कितनी हो रही है वो आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है। फिर मोमेंट जो है वो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में दिया गया हुआ है। कॉलम का लेंथ दिया गया हुआ है और इफेक्टिव लेंथ फैक्टर दिया गया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट और Fe500 जो है वो ग्रेड ऑफ स्टील है। ऑल्सो सो द रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग। तो आपको जो है वो क्या करना है, रिइंफोर्समेंट फाइंड करना है और डिटेलिंग आपको इसका दिखाना है। और ये जो है वो एक चार्ट दिया जाता है। तो देखो आपको जो है वो यहाँ पे पहले आपको ये एनालाइज़ करना है कि ये किस टाइप का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मोमेंट दोनों डायरेक्शन में, यानी कि ये बाई एक्सियल का प्रॉब्लम है। अब बाई एक्सियल के प्रॉब्लम को हम लोग जो है वो यूनी एक्सियल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो है वो हम लोग ये फार्मूला नीचे में यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये सभी जो डेटा जो कि प्रॉब्लम में दिया गया हुआ है बस वही मैंने लिखा है। ओके, अब यहाँ पे आपको जो है वो ये वाला मेनन्स फार्मूला इसे कहते हैं। तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप बाई एक्सियल को यूनी एक्सियल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो है वो लोडिंग में सिर्फ लोड दिया गया हुआ है 1500 ओके 1500 किलो न्यूटन का, लेकिन मोमेंट की वजह से भी जो है वो कितना लोड इस पे आ सकता है वो हम लोग टोटल इसमें निकाल लेंगे। तो वो आ रहा है ये वाला फार्मूला यूज़ करके 2018.3। ओके, अब देखो यहाँ पे यूजुअली हम लोग B जो है वो स्मॉल वाला लेते हैं। अब आप चाहे तो B जो है वो जैसे इस प्रॉब्लम में तो ये स्क्वायर कॉलम है, लेकिन अगर कॉलम अगर रेक्टेंगुलर शेप का होगा तो आप B के जगह पे जो स्मॉलेस्ट होगा, फॉर सपोज़ कि अगर 250 × 350 ये कॉलम का डायमेंशन है तो B का वैल्यू आप 250 ले लेना। ओके, हमें चाहिए कि ये PU' मैक्सिमम आए उसलिए। अब देखो यहाँ पे आप जो है वो इफेक्टिव कवर D' निकाल लो। तो ये होता है क्लियर कवर 40, 8/2 मैंने स्टीरअप का डायमीटर ले लिया है, 16 मैंने मेन बाया का मेन
मेन बार का डाया लिया है, तो ये 60 आ रहा है। अब हो सकता है आप अपने हिसाब से एज्यूम कुछ और भी कर सकते हो। तो डी का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 400 आया है। अब यहाँ पे जो है दिया गया हुआ है एक्चुअली, तो डी डैश बाई डी का वैल्यू हमारा आ रहा है 0.15। तो हम लोग जो चार्ट यूज़ करेंगे वो 0.15 का यूज़ करेंगे। अब अगर आपके एग्ज़ाम में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको जो चार्ट दिया गया हो उससे ही आप करो, इसे नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हो, मीन्स आपके पास सारा रिसोर्स अवेलेबल है, सारे आईएएस कोड अवेलेबल है, तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 0.1 आ रहा है या 0.15 आ रहा है या 0.2 आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे मेरे केस में 0.15 आ रहा है और होपफुली जो यहाँ पे दिया गया हुआ है चार्ट उसमें भी डी डैश बाई डी का वैल्यू 0.15 है। तो यानी कि ये वाला चार्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब इसके बाद जो है वो इक्विवेलेंट मोमेंट निकालने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे 1.15 इंटू √mu(x²) प्लस mu(y²). तो इससे वैल्यू आ रही है 207.32 किलो न्यूटन मीटर। अब आप देखो नीचे की रिइंफोर्समेंट कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो आपको PU डैश बाई FC के BD निकालना है। तो PU डैश तो हमने निकाल लिया 2018.3 और FC के BD इन सभी का वैल्यू आप पुट करो तो ये आ रहा है 0.504। अब नीचे अगर आप देखोगे तो mu/FC के BD² निकाल रहे हैं तो इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो 0.13 आ रहा है। ओके, सो यहाँ ये दोनों चीज़ हमने निकाल लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो चार्ट से देखकर P/FC के निकालना है। ये कैसे निकालना है, देखो पहले जो है वो ये दो चीज़ आप निकालो। अब इस दोनों चीज़ के करस्पॉन्डिंग जो है वो ये तीसरा चीज़ निकालना है। कैसे निकालना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो जैसे ये चार्ट है तो इसमें मैंने यहाँ पे आपको RHS ये जो वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस, यहाँ पे PU/FC के BD दिया हुआ है। तो PU/FC के BD आपको इधर वाई एक्सिस पे मिल जाएगा और एक्स एक्सिस पे MU/FC के BD लिखा हुआ मिल जाएगा। सो BD² एक्चुअली। सो यहाँ पे आप देखो कि वैल्यू कितनी आ रही है PU/FC के की, तो वो हमारा दिया गया हुआ है, यहाँ पे हमने निकाला है 0.5। ओके, यानी वाई एक्सिस पे 0.5 देखना है और एक्स एक्सिस पे 0.12 देखना है। ओके, सो देखो आप यहाँ पे 0.5 ये वाला और इधर 0.12। तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसे जो है वो लाइन जा रही है और ये वाली लाइन ऐसे जा रही है। ओके, सो ये जो है वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ध्यान से आप देखोगे तो मुझे जो है ये, अब आपको ये वाला जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, ओके, सो ये जो 2-3 टाइप की ये लाइन जा रही है, तो इसी लाइन को आपको देखना है कि ये कौन सा लाइन पे एक्चुअली लाई कर रहा है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि ये 0.13 की लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो मुझे जो है ये कुछ लाइन ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो देखो आप मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा और मीन्स इसको अच्छे से। तो देखो जैसे यहाँ पे ये वाला लाइन ऐसे एक लाइन है। ओके, ये वाला लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है 0.12 के लिए। ओके, तो देखो जैसे ये वाला जो वाई एक्स एक्सिस पे मिल रहा है तो 1 यहाँ पे है ये वाला 1.2 ऐसे जाएगा ना, हाँ। सो ये वाला ऐसे जाएगा और 5 से ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ओके, सो इसमें हमारी वैल्यू कितनी आ रही है P/FC के की 0.12। तो देखो इसमें जो है वो चार्ट में 0.12 वाला जो ग्राफ है ये तो यहाँ पे देखो ये अगर मैं सीधा ले जाता हूँ और यहाँ पे 1.2 में अगर मैं ऐसे सीधा लाता हूँ तो ये मैंने 0.13 आपको बोला है, लेकिन मैंने जो है वो 0.12 लिया है, तो मैंने इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ले लिया है, तो ये वाला लाइन ही ले लिया है एक्चुअली। ओके, सो इसी को लेकर मैं चल रहा हूँ। मैंने 0.13 बोला है लेकिन पहले बोला था, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको देख लो कि ये कौन से लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये 0.12 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने जब प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो उससे पहले मुझे 0.12 लगा, तो इसलिए मैंने 0.12 लिया। ओके, लेकिन अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो ले लेना। तो जब देखो पहले टाइम में जब आप देखोगे ना तो उसमें आपको वर्टिकल लाइन ऐसे देखना है। ओके, मीन्स देखो ना ऐसे और
ऐसे, ओके 1.2। सो आपको पहले टाइम में ऐसे देखना है और दूसरे टाइम में एक बार और भी देखना पड़ता है इसे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो यहाँ से आपको पहले ये लाइन देख लेना है कि ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मुझे जो है वो ये वाला ये वाला लाइन पे लगा कि ये वाला जो लाइन है ना 0.12 वाला, तो इस लाइन पे मैंने लिया हुआ है। ओके, मैं इस लाइन को ले रहा हूँ। तो PU/FCK का वैल्यू हमारा आ गया 0.12। ओके 0.12। तो PU नहीं, P/FCK, P मतलब है परसेंटेज ऑफ स्टील, तो P/FCK, तो P का वैल्यू हो जाएगा FCK इंटू 0.12। तो ये हमारा आ रहा है 3%। तो हम लोग 3% स्टील जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आप देखो कि इसमें जो है वो AST कितना हो जाएगा, 3/100 इंटू 400, जो कि कॉलम का डायमेंसन है उसका स्क्वायर, तो 4800 mm स्क्वायर आ रहा है हमारा एरिया ऑफ स्टील। तो बाय हीट एंड ट्रायल मेथड आप देखो कि कितना नंबर ऑफ़ बार्स आप प्रोवाइड करोगे। ओके, और थोड़ा आपको डायमेंसन भी देखना है कि ये 400 mm इंटू 400 mm का कॉलम है। सो उसी हिसाब से मैंने 8 25 mm का बार यूज़ किया है और 4 20 mm का बार यूज़ किया है। लेकिन प्रेफरेबली आप 20 mm या फिर 25 mm से ज़्यादा मत जाना। ओके, 20 mm तक यूजुअली यूज़ किया जाता है और 25 नहीं यूज़ करते, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप चाहे तो 20 mm से नीचे ही जो है वो यूज़ करें। और एक बात का और ध्यान रखें कि स्पेसिंग जो है वो 40 mm मिनिमम रहना चाहिए दो बार्स के बीच में, ताकि जो है वो स्टोन एग्रीगेट ये सभी जो है वो हमारा ड्यूरिंग कास्टिंग अच्छे से जा पाए। तो AST हमने प्रोवाइड किया 5183.6। इसका जो है वो आया था इतना, लेकिन हमने जो प्रोवाइड किया है उसमें टोटल निकल के आ रहा है ये वाला। सो अब देखो कि कैपेसिटी हमें निकालना है। तो PUZ ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर देंगे, 0.45 FCK AC प्लस 0.75 इंटू FYEST। तो इसको यूज़ करने पे हमारा ये वाला फार्मूला ये वाला जो है वो आंसर निकल के आ रहा है। तो ये हमारा कैपेसिटी है, मीन्स जितना स्टील प्रोवाइड किया हमने उस हिसाब से इतना कैपेसिटी निकल के आ रही है कॉलम की। और हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो 2018 का था, आप यहाँ पे याद होगा आपको हमने निकाला था। और हमारा जो कैपेसिटी है वो 3685 का है, यानी कि ये सेफ़ है। अब इसका जो है वो रेशियो आप निकालें। क्यों रेशियो निकालना है? क्योंकि हमें इंटरेक्शन रेशियो निकालना है। तो कंबाइंड बेंडिंग के लिए जो है वो हमें इंटरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे P/PUZ। ओके, तो ये निकाल लिया हमने। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अल्फ़ा एन का वैल्यू भी आपको रिक्वायर्ड होगा। देखो फार्मूला क्या है इंटरेक्शन रेशियो का, ये वाला। ओके, सो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, MUX दिया गया है क्वेश्चन में, MUY दिया गया हुआ है। MUX का वैल्यू निकालना है और MUY का वैल्यू भी निकालना है, अल्फ़ा एन का वैल्यू भी निकालना है। तो अल्फ़ा एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये आपको एक याद रखना पड़ेगा, ये वाला जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ग्राफ, वो याद रखना पड़ेगा। X एक्सिस पे 0.2 के कॉरस्पॉन्डिंग Y एक्सिस पे 1 होता है और Y एक्सिस पे 0.8 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 होता है। तो ये जो है वो, और बीच में अगर आपको ये PU/PUZ का वैल्यू आपको दिया नहीं रहेगा, मीन्स आपको कैलकुलेट करोगे तो ये 0.2 से 0.8 के बीच में आ रहा है। तो आपको जो है वो यहाँ पे इंटरपोलेट करनी है वैल्यूज़। ओके, ये IS कोड से मैंने लिया है। सो अगर मैं IS कोड में दिखाऊं तो देखो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि IS कोड में ये कहाँ पे है। पेज नंबर 71 पे अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे जो है वो ये देख लो, पेज IS 456 मैंने ओपन किया है, इसका पेज नंबर 71। तो यहाँ पे जो है वो बातें इसमें लिखी गई हुई है, मीन्स टर्मिनोलॉजी में वर्ड्स में लिखी गई है, लेकिन मैंने उसे जो है वो ग्राफ के फॉर्म में बना दिया है ताकि आपको ईजी होगा इंटरपोलेशन को समझना। तो इस चीज़ को आप चाहे तो पढ़ सकते हो। अब यही वाला चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये वाला चीज़। सो देखो कि मैं वो वाला PDF ओपन कर ले रहा हूँ। ओके, तो अल्फ़ा एन की वैल्यू आप यहाँ पे इंटरपोलेट करोगे तो हमें जो है वो PU/PUZ की वैल्यू आई है 0.55। तो इसमें आप इंटरपोलेट कर लो। तो इंटरपोलेट मैंने किया तो वहाँ से वैल्यू आ रही है अल्फ़ा एन की वैल्यू 1.58। अल्फ़ा एन की वैल्यू आ गई 1.58। अब हमें चाहिए इस फार्मूला में ये सब तो हमें आ गया, नीचे वाला जो है वो चीज़ चाहिए, MUY और MUX1। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि
बाई एफ सी के। ओके, P बाई एफ सी के हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना है। तो P बाई एफ सी के यहाँ पे हमने निकाला है। देखो परसेंटेज ऑफ स्टील जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमारा P आ रहा है 3.24, P बाई एफ सी के हो जाएगा 3.24 बाई 25 इक्वल्स टू 0.13। अब इसको आपको यूज़ करना है चार्ट से, फिर से देखना है। अब रिवर्स प्रोसेस में देखना है। पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख रहे थे और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख रहे थे। अब हम लोग को इस लाइन के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देखनी है। तो देखो हमें जो है वो 0.13 का जो है ना वो लाइन यूज़ करना है, 0.13 का लाइन। अब 0.13 का लाइन अगर आप देखोगे चार्ट में, तो 0.13 का लाइन अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला लाइन है जो मैं आपको पहले ही बता दिया था। तो जैसे दो लाइन के बीच में आ रही है ना, ये ऐसे आएगी कुछ। ओके, मीन्स हाथ से मेरा ठीक से बना नहीं। अब देखो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया है, एक्स एक्सिस को 1.8 या 9 के आसपास कट कर रहा है ना, 1.89। ओके, तो लेटस से मैंने कितना किया है, तो ये देखो आप एक्स एक्सिस पे mu बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, mu बाई एफ सी के बी डी, ये मैंने लिया है 0.17। ओके, 0.17 लिया है। अगर आपको एस्टिमेशन में कुछ गलत लग रहा है तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कितना आ रहा है। ओके, लेकिन अभी आपने देखा ना कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस हल्का अलग है, तो 0.17 आ रहा है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो हम निकाल रहे हैं तो इस बार में हम लोग ये जो लाइंस दी गई हुई हैं उस लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग वो कहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, हम लोग वो देख रहे हैं। तो ये हमारा वैल्यूज़ आ रहा है 0.17। तो 0.17 मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। 0.17 के कोरस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो ये जो mu की वैल्यू आएगी, ये 0.17 में आप एफ सी इंटू पी डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 272 आ रही है। अब आप देखो कि B और D तो यूजुअली सेम है इस प्रॉब्लम में, तो हमारा mu(x) और mu(y) सेम हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यूज़ अलग होती, फॉर सपोज 300 एंड 600 होता, तो उस केस में आप चेंज कर सकते हो। अब देखो इसमें जो है वो इंटरेक्शन रेशियो आप ले लो, तो 272 के हमारा आ गया mu(z) हमारा 150 और 100 ये सभी दिया गया हुआ था। 1.58 हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये निकालो तो 0.6 आ रहा है जो कि 1 से लेस है, तो हमारा सेफ़ है। डिज़ाइन ऑफ लेटरल टाइज में देखते हैं कि ये दो चीज़ होना चाहिए, 6 mm से कम का आपको लेटरल टाई नहीं देना है, और डाया ऑफ मेन बार बाई 4। तो मैंने 25 को प्रोवाइड किया है, तो 6.28 से कम नहीं होना चाहिए। मैंने 10.5 का प्रोवाइड किया है। अब पिच के बारे में देखें तो पिच जो है वो बी हमारा 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16 इंटू डाया ऑफ मेन बार यानी 16 इंटू 25 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो लेते हैं। तो ये हमारा आ गया 300 mm। तो 300 mm के डिस्टेंस में हम लोग लेटरल टाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 2 लेग्ड 105 हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, अब इसकी डिटेलिंग अगर आप देखोगे तो हमने कितना बार प्रोवाइड किया है, तो हमने बार प्रोवाइड किया है, यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना हमने शायद, हाँ 825 बार और 420 बार। ओके, 825 बार और 420 बार, तो 825 बार और 420 बार। तो इसको आप अरेंजमेंट में ऐसे कर सकते हो कि 4 कॉर्नर पे हम लोग 85 लगा दिए और एक जो है वो यहाँ पे फिर लगा दिए, और जो बच गया वहाँ पे एक हम लोगों ने जो बचा हुआ बार था वो लगा दिया 20 का। तो ये दोनों अरेंजमेंट आप चाहे तो दे सकते हो, दोनों में से कोई एक। मैंने जो है वो देखा कि स्टीरअप जो है वो स्टीरअप मीन्स अगर लेटरल टाइज मैं सिर्फ एक प्रोवाइड करूँ तो बहुत कम हो जाएगा लेटरल टाइज, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा लेटरल टाइज मैंने दिया। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे 2 ऐसे भी मैंने दे दिया है, लेकिन आप चाहे तो सिर्फ ये वाला भी दे सकते हो एग्ज़ाम में। और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन, और ये वाला हो गया इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ऐसे जो है वो आपको डिज़ाइन का प्रॉब्लम करना है कॉलम का। सो आई होप कि आपको जो है ये वाला प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पीछे जाके वीडियो को फिर से देख सकते हैं।